नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हॉरर की दुनिया में यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है यात्रा की शुरुआत। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसका नाम है राजेश सिंह। यह कहानी मैं आपको राजेश के नजरिए से सुनाने जा रहा हूं, जैसे कि वह खुद आपके सामने बैठकर अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बता रहा हो। तो तैयार हैं? चलिए इस भयावह सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव मालाखेड़ा से ताल्लुक रखता हूं। वहां की मिट्टी में मेरी जड़ें हैं और वहां की हवाओं में मेरी कहानियां। पिछले 15 सालों से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। इस पेशे ने मुझे देश के हर कोने में पहुंचाया है। हिमाचल की बर्फीली चोटियों से लेकर तमिलनाडु की तपती सड़कों तक, पंजाब के हरे भरे खेतों से लेकर असम की बारिश भीगी घाटियों तक। मैंने हर तरह की सड़क देखी है, हर तरह का मौसम और हर तरह के लोग। लेकिन जो घटना मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी का वो पन्ना है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। उस रात की याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, मेरी सांसें थाम लेती हैं और मेरे दिल में एक अनजाना डर बैठा देती है। यह कहानी शुरू होती है जनवरी के पहले हफ्ते में, जब ठंड इतनी थी कि हड्डियां जैसे बर्फ में बदल रही थीं। सांस लेते वक्त हवा में भाप बनती थी और हर सांस के साथ एक ठंडी सिहरन शरीर में दौड़ जाती थी। मैं उस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में था। मेरे ट्रक में सीमेंट का भारी भरकम माल लदा था, जो मुझे कोलकाता की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर डिलीवर करना था। यह कोई नया काम नहीं था। मैंने ऐसे सैकड़ों सफर किए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे साथ था मेरा नया खलासी आशीष, 22-23 साल का एक जवान लड़का, जोश से भरा हुआ, जिसके लिए हर चीज नई थी। यह उसका पहला लंबा सफर था और उसकी आंखों में वो चमक थी जो नए नए इस पेशे में आने वालों में दिखती है। वो हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता था, कभी चाय की बात, कभी सिगरेट की और कभी सड़क पर गुजरते किसी गांव की कहानी। उसका जोश मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं जानता था कि इस पेशे में जोश से ज्यादा जरूरी है धैर्य और सावधानी। उस दिन सुबह करीब 7:30 बजे थे। हमने नागपुर की एक पुरानी सीमेंट फैक्ट्री से माल लदा था। ट्रक की जांच हो चुकी थी। टायर, इंजन, ब्रेक, सब कुछ ठीक था। दस्तावेज पूरे थे और रास्ते का नक्शा मेरे दिमाग में बसता था। हमारी योजना थी कि अगली रात तक हम झारखंड की सीमा तक पहुंच जाएंगे। मौसम में कुहासा था, ऐसा कुहासा जो सुबह की हवा को और भारी बना देता था। सूरज की हल्की हल्की किरणें उस कुहासे को चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही थीं। सड़क पर हल्का हल्का धुंधला सा माहौल था, जैसे कोई अदृश्य पर्दा हवा में लटक रहा हो। मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और उसकी गड़गड़ाहट ने सुबह की खामोशी को तोड़ दिया। उस्ताद, यह सफर कितना लंबा है? आशीष ने अपनी सीट पर बैठते हुए पूछा। उसकी आवाज में उत्साह और जिज्ञासा दोनों थीं। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लंबा है बेटा, लेकिन अगर तू नींद को काबू में रखेगा और मेरी बात मानेगा तो मजा आएगा। उसने हंसते हुए कहा, उस्ताद आप सिखाइए, मैं तो तैयार हूं। बस रास्ते में कहीं अच्छी चाय मिल जाए तो क्या बात हो। मैंने उसकी बात पर हल्का सा ठहाका लगाया और ट्रक को गियर में डाला। ट्रक धीरे धीरे नागपुर की सड़कों से निकलकर हाईवे की ओर बढ़ने लगा। हाईवे पर सुबह की हलचल थी, कुछ गाड़ियां, कुछ लोग और सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें, जहां चाय की भाप और पराठों की खुशबू हवा में तैर रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए, माहौल बदलने लगा। सड़कें खुली थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आशीष ने रेडियो ऑन किया और पुराने हिंदी गानों की आवाज ट्रक के केबिन में गूंजने लगी। यह गाना तो मेरे गांव में भी बजता था उस्ताद, आशीष ने उत्साह से कहा। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, मेरा ध्यान सड़क पर था।
हम भंडारा की ओर बढ़ रहे थे। सड़क के दोनों ओर खेत और छोटे छोटे गांव दिख रहे थे। कुछ जगहों पर बच्चे स्कूल की वर्दी में साइकिल चलाते दिखे और कुछ जगहों पर बैलगाड़ियां धीमे धीमे चल रही थीं। आशीष की नजर हर चीज पर थी। उस्ताद, यह गांव कितना शांत है, ऐसा लगता है जैसे यहां समय रुक गया हो, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, शहर से दूर गांवों में ऐसा ही होता है, लेकिन रात होने दो, यही शांति डरावनी लगने लगती है। मेरी बात सुनकर आशीष ने हल्के से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक हल्की सी हिचक थी, जैसे मेरी बात ने उसके मन में कुछ सवाल उठा दिए हों। दोपहर तक हम गोंदिया के पास पहुंच चुके थे। सड़क अब और शांत हो गई थी। ट्रैफिक कम था और मोबाइल का नेटवर्क बार बार गायब होने लगा था। उस्ताद, यह नेटवर्क भी ना, जंगल में तो बिल्कुल काम नहीं करता, आशीष ने फोन को हिलाते हुए शिकायत की। मैंने कहा, अब तेरा फोन छोड़, सड़क पर ध्यान दे। जंगल में नेटवर्क नहीं, सिर्फ हिम्मत काम आती है। मेरी बात सुनकर वो फिर मुस्कुराया, लेकिन मैं देख सकता था कि उसका जोश अब धीरे धीरे सवालों में बदल रहा था। दोपहर के 3 बजे के करीब हम गढ़चिरौली के पास जंगल वाले इलाके में दाखिल हुए। यहां सड़कें संकरी थीं और दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें थीं, जिनकी शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। सूरज की रोशनी अब तकरीबन गायब थी और कुहासा और गहरा हो गया था। ट्रक की हेडलाइट्स ऑन थीं, लेकिन उनकी रोशनी जंगल की घनी छाया में खो सी रही थी। आशीष अब कम बोल रहा था। उसकी नजरें बार बार खिड़की के बाहर जा रही थीं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। क्या देख रहा है? मैंने पूछा। कुछ नहीं उस्ताद, बस ये जंगल थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उसने जवाब दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में भी एक हल्की सी बेचैनी जाग रही थी। शाम के 7 बजे तक हम छत्तीसगढ़ की सीमा के करीब पहुंच चुके थे। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था और कुहासा इतना घना हो गया था कि सड़क पर कुछ ही मीटर आगे तक दिखाई दे रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड और कम कर दी। तभी सामने से एक ट्रक की हेडलाइट्स की चमक दिखी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए मेरी आंखें चौंधिया गईं। वह ट्रक धीरे धीरे पास आया और सड़क के किनारे रुक गया। क्या हुआ उस्ताद? आशीष ने पूछा। उसकी आवाज में अब हल्का सा डर था। शायद कोई बात करनी है, मैंने कहा और ट्रक रोक दिया। मैं ट्रक से उतरा। सामने वाला ट्रक पुराना सा था। उसका रंग उड़ा हुआ, लेकिन उसकी नंबर प्लेट साफ दिख रही थी, झारखंड की। खिड़की से एक आदमी ने सिर निकाला। उसकी उम्र 40-45 के बीच रही होगी। माथे पर गमछा बंधा था, मूछें मोटी थीं और उसकी आंखें इतनी ढंसी हुई थीं कि उनमें से कुछ खालीपन सा झलक रहा था। कहां जा रहे हो भाई? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। कोलकाता, सीमेंट लेकर, मैंने जवाब दिया। वह कुछ देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, आगे 5 किलोमीटर बाद भारी जाम है। 2 दिन से गाड़ियां हिली नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। जंगल के बीच से शॉर्टकट निकलता है। सीधे बीजापुर की लिंक रोड पर पहुंच जाओगे। समय बचेगा और जाम से भी बच जाओगे। आशीष अब मेरे पास आ चुका था। उस्ताद, अगर रास्ता छोटा है तो क्यों ना आजमाएं? उसने उत्साह से कहा। मैंने उस ड्राइवर की आंखों में देखा। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। तू खुद उधर से आया है? मैंने पूछा। हर बार उसी रास्ते से जाता हूं। 10 साल से इस रूट का पक्का ड्राइवर हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में अब भी वही शांति थी। मैंने आशीष की तरफ देखा, जो सिर हिला रहा था, जैसे कह रहा हो कि यह ठीक है। कुछ पल सोचने के बाद मैंने फैसला लिया। ठीक है, तू आगे चल, हम पीछे आते हैं, मैंने कहा। वह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कुछ ठंडक थी। मेरा ट्रक खाली है, मैं यहीं रुकता हूं, बस इस मोड़ से दाहिनी तरफ मुड़ जाऊं। 4 किलोमीटर बाद एक कच्ची सड़क आएगी, वही शॉर्टकट है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर वह मोड़ आया। मैंने ट्रक को दाहिनी तरफ मोड़ दिया। जैसे ही हमने मोड़ लिया, गांव की आखिरी बस्ती पीछे छूट गई। अब हमारे सामने एक तंग वीरान रास्ता था। दोनों तरफ घने पेड़ और ऊपर आसमान जैसे गायब हो चुका था। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, न ही बिजली के खंभे। मोबाइल में नेटवर्क अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उस्ताद, हमने सही किया ना? आशीष ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में अब उत्साह कम और सवाल ज्यादा थे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं बेटा,
अब तो बस उम्मीद ही है। रास्ता और संकरा होता जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी पेड़ों की छाया में डूब रही थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आशीष अब और चुप हो गया था। उसकी नजरें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन अब वह कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब सिर्फ ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और बाहर की खामोशी थी। जंगल जैसे हमें निगल रहा था और मेरे मन में एक अनजाना डर धीरे धीरे जाग रहा था। क्या यह शॉर्टकट हमें मंजिल तक ले जाएगा या फिर कहीं और? यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठ रहा था और हर बार जवाब के बजाय सिर्फ सन्नाटा मिल रहा था। मैं राजेश सिंह, राजस्थान के मालाखेड़ा गांव का एक ट्रक ड्राइवर। 15 सालों से सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए मैंने हर तरह का मौसम, हर तरह की सड़क और हर तरह की कहानी देखी है। लेकिन उस जनवरी की ठंडी सुबह जब मैंने नागपुर से कोलकाता के लिए ट्रक चलाया, मुझे नहीं पता था कि यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। मेरे साथ था मेरा नया खलासी आशीष, 22-23 साल का एक जोशीला लड़का, जिसके लिए यह पहला लंबा सफर था। उसका उत्साह मुझे हंसाता था, लेकिन उस दिन जैसे जैसे हम हाईवे से आगे बढ़े, कुछ ऐसा होने वाला था जो हमारे जोश को डर में बदल देगा। सुबह 7-10 बजे हमने नागपुर से ट्रक रवाना किया था। सीमेंट का भारी भरकम माल लादा था जो कोलकाता की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना था। ट्रक की जांच हो चुकी थी, टायर, इंजन, ब्रेक सब ठीक, दस्तावेज पूरे थे और मेरा अनुभव मुझे भरोसा दे रहा था कि यह सफर सामान्य होगा। लेकिन हवा में कुछ अलग था। कुहासा इतना घना था कि सड़क पर कुछ मीटर आगे तक ही दिखाई दे रहा था। सूरज की किरणें कोहरे को चीरने की कोशिश में थीं, लेकिन कमजोर पड़ रही थीं। ट्रक का इंजन गड़गड़ाया और हम हाईवे पर बढ़ चले। आशीष मेरे बगल में बैठा था। उसकी आंखों में नई नौकरी का उत्साह झलक रहा था। उस्ताद, यह हाईवे कितना खुला है, जैसे सड़क हमें बुला रही हो, उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। मैंने हल्के से मुस्कुराया। खुला तो है, लेकिन रास्ता हमेशा ऐसा नहीं रहता। जंगल में पहुंचने दो, तब देखना। मेरी बात सुनकर उसने हंसी में टाल दिया। उस्ताद, आप भी ना डराने की बात करते हैं। लेकिन मेरे मन में एक हल्की बेचैनी थी। मैंने ड्राइवरों के बीच गढ़चिरौली के जंगल के रास्तों की अजीब कहानियां सुनी थीं। रात में गायब होने वाली गाड़ियां, अनजान लोग जो रास्ता बताकर गायब हो जाते। मैंने इन्हें अफवाह माना था, लेकिन आज की सुबह में कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था। हम भंडारा की ओर बढ़ रहे थे। सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेत थे, जहां ओस की बूंदें धूप में चमक रही थीं। कहीं कहीं बैलगाड़ियां धीमे चल रही थीं और कुछ बच्चे स्कूल की वर्दी में साइकिल चलाते दिखे। आशीष का ध्यान हर चीज पर था। उस्ताद, यह गांव मेरे गांव जैसा है। सुबह सुबह ऐसी ही रौनक होती है, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। गांव की सुबह में सुकून होता है, लेकिन रात का सन्नाटा दूसरी कहानी कहता है। मेरी बात सुनकर आशीष ने हल्का हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अब वो पहले वाला जोश कम था। दोपहर तक हम गोंदिया पहुंच चुके थे। सड़क अब और खाली हो गई थी। ट्रैफिक कम था और मोबाइल का नेटवर्क बार बार गायब होने लगा था। उस्ताद, यह नेटवर्क भी ना जंगल में तो बिल्कुल बेकार, आशीष ने फोन हिलाते हुए शिकायत की। मैंने जवाब दिया, फोन छोड़, सड़क पर ध्यान दे। जंगल में नेटवर्क नहीं, हिम्मत काम आती है। वो मुस्कुराया, लेकिन मैं देख सकता था कि उसका उत्साह धीरे धीरे सवालों में बदल रहा था। ट्रक का रेडियो चल रहा था और पुराने हिंदी गानों की आवाज केबिन में गूंज रही थी। यह गाना मेरे दादाजी को बहुत पसंद था, आशीष ने कहा और रेडियो की आवाज बढ़ा दी। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा ध्यान सड़क पर था। दोपहर 3 बजे के करीब हम गढ़चिरौली के जंगल वाले इलाके में दाखिल हुए। सड़कें अब संकरी थीं और दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें थीं। उनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी तकरीबन गायब थी। कुहासा और गहरा हो गया था और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। ट्रक की हेडलाइट्स ऑन थीं, लेकिन उनकी रोशनी जंगल की छाया में खो रही थी। आशीष अब कम बोल रहा था। उसकी नजरें बार बार खिड़की के बाहर थीं, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। क्या देख रहा है? मैंने पूछा। कुछ नहीं उस्ताद,
बस ये जंगल थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्का डर था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में भी बेचैनी जाग रही थी। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक की गड़गड़ाहट भी तेज लगने लगी थी। पेड़ों की छाया में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। हवा में एक सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा। आशीष ने रेडियो की आवाज कम की और कहा, उस्ताद, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना सन्नाटा क्यों है? मैंने जवाब दिया, जंगल में सन्नाटा आम बात है, लेकिन तू सावधान रह। अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत बताना। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब उत्साह की जगह कुछ और था। ऐश सिस्टम, शायद संदेह। मैंने कहा, जंगल में सन्नाटा आम बात है, लेकिन तू सावधान रह। अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत बताना। आशीष ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब उत्साह की जगह कुछ और था, शायद संदेह। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। सड़क अब और संकरी हो रही थी और पेड़ों की छाया में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। शाम के करीब 7 बजे हम छत्तीसगढ़ की सीमा के पास पहुंचे। सूरज ढल चुका था और कुहासा इतना घना हो गया था कि सड़क पर कुछ ही मीटर आगे दिखाई दे रहा था। मैंने हेडलाइट्स चालू की और स्पीड कम कर दी। तभी सामने से एक ट्रक की हेडलाइट्स की चमक दिखी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए मेरी आंखें चौंधिया गईं। वह ट्रक धीरे धीरे पास आया और सड़क के किनारे रुक गया। क्या हुआ उस्ताद? आशीष ने पूछा। उसकी आवाज में अब हल्का सा डर था। शायद कोई बात है, मैंने कहा और ट्रक रोक दिया। मैं ट्रक से उतरा। सामने वाला ट्रक पुराना सा था। उसका रंग उड़ा हुआ, लेकिन उसकी झारखंड नंबर प्लेट साफ दिख रही थी। खिड़की से एक आदमी ने सिर निकाला। उसकी उम्र 40-45 के बीच रही होगी। माथे पर गमछा बंधा था, मूंछें मोटी थीं और उसकी आंखें इतनी ढंसी हुई थीं कि उनमें एक अजीब सा खालीपन था। कहाँ जा रहे हो भाई? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अटपटा लगा। कोलकाता, सीमेंट लेकर, मैंने जवाब दिया। वह कुछ देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, आगे 5 किलोमीटर बाद भारी जाम है। 2 दिन से गाड़ियां अटकी हैं, लेकिन एक शॉर्टकट है, जंगल के बीच से। सीधे बीजापुर की लिंक रोड पर पहुंच जाओगे। समय बचेगा, जाम से भी बच जाओगे। आशीष अब मेरे पास आ चुका था। उस्ताद, अगर रास्ता छोटा है तो क्यों ना आजमाएं? उसने उत्साह से कहा। मैंने उस ड्राइवर की आंखों में देखा। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें कुछ था जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तू उधर से आया है? मैंने पूछा। हर बार उसी रास्ते से जाता हूं। 10 साल से इस रूट का पक्का ड्राइवर हूं, उसने जवाब दिया। मैंने आशीष की तरफ देखा, जो सिर हिला रहा था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने फैसला लिया। ठीक है, तू आगे चल, हम पीछे आते हैं, मैंने कहा। वह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक ठंडक थी। मेरा ट्रक खाली है, मैं यहीं रुकता हूं। बस इस मोड़ से दाहिनी तरफ मुड़ जाओ। 4 किलोमीटर बाद एक कच्ची सड़क आएगी, वही शॉर्टकट है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर वह मोड़ आया। मैंने ट्रक को दाहिनी तरफ मोड़ दिया। गांव की आखिरी बस्ती पीछे छूट गई। अब हम एक तंग, वीरान रास्ते पर थे। दोनों तरफ घने पेड़ और ऊपर आसमान जैसे गायब हो चुका था। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, न बिजली के खंभे। मोबाइल में नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। उस्ताद, हमने सही किया ना? आशीष ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में अब उत्साह कम और सवाल ज्यादा थे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं बेटा, अब तो बस उम्मीद ही है। रास्ता और संकरा होता जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी पेड़ों की छाया में डूब रही थी। हवा में एक सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आशीष अब और चुप हो गया था। उसकी नजरें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन अब वह कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब सिर्फ ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और बाहर की खामोशी थी। जंगल जैसे हमें निगल रहा था और मेरे मन में एक अनजाना डर धीरे धीरे जाग रहा था। क्या यह शॉर्टकट हमें मंजिल तक ले जाएगा या फिर कहीं और? यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठ रहा था और हर बार जवाब के बजाय सिर्फ सन्नाटा मिल रहा था। मैं राजेश सिंह, अलवर, राजस्थान का एक ट्रक ड्राइवर। 15 सालों से सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन उस जनवरी की ठंडी रात में जो हुआ
वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। मेरे साथ था मेरा नया खलासी आशीष, जो अपने पहले लंबे सफर पर था। हम नागपुर से कोलकाता के लिए सीमेंट का माल लेकर निकले थे और अब एक अनजान ड्राइवर के बताए शॉर्टकट की वजह से एक वीरान जंगल वाले रास्ते पर थे। कुहासा घना था, सड़क संकरी और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट। आशीष का जोश अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था और मेरे मन में भी एक बेचैनी जाग रही थी। क्या हमने सही फैसला लिया था या ये शॉर्टकट हमें किसी ऐसी जगह ले जा रहा था जहां से लौटना मुश्किल था? हमने उस ड्राइवर की बात मानकर ट्रक को दाहिनी तरफ मोड़ लिया था। गांव की आखिरी बस्ती पीछे छूट गई थी और अब हम एक तंग कच्चे रास्ते पर थे। दोनों ओर घने जंगल थे, जिनके पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, न ही बिजली के खंभे। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी पेड़ों की छाया में डूब रही थी और मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। उस्ताद, हमने सही किया ना? आशीष ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में अब उत्साह की जगह सवाल और डर था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं बेटा, अब तो बस उम्मीद ही है। लेकिन मेरे मन में भी एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या वो ड्राइवर सच बोल रहा था? उसकी आंखों में जो खालीपन था वो मुझे बार बार परेशान कर रहा था। रास्ता और संकरा होता जा रहा था। टायर कच्ची मिट्टी को चीर रहे थे और ट्रक हल्का हल्का हिल रहा था। हवा में एक ठंडी सिहरन थी और जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक की गड़गड़ाहट भी उसमें खो सी रही थी। आशीष अब चुप था। उसकी नजरें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया था क्योंकि उसकी आवाज अब मुझे खल रही थी। अब सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर की खामोशी थी। जंगल जैसे हमें देख रहा था, जैसे हर पेड़ की छाया में कोई साया छुपा हो। आधा घंटा बीत चुका था और हम उस मोड़ से काफी आगे निकल आए थे। रास्ता अब और उबड़ खाबड़ हो गया था। टायरों के नीचे मिट्टी चिपचिपी थी, जैसे बारिश के बाद का गीला कीचड़। मैंने ट्रक की स्पीड और कम कर दी क्योंकि सड़क पर अब पत्थर और गड्ढे बढ़ रहे थे। उस्ताद, यह रास्ता तो जंगल के बीच से और गहरा जा रहा है, आशीष ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। हां, लेकिन वो ड्राइवर बोला था कि 4 किलोमीटर बाद एक कच्ची सड़क आएगी जो बीजापुर की लिंक रोड से मिलेगी। मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी आवाज में भी अब वो भरोसा नहीं था जो पहले था। तभी सामने एक जगह दिखी जहां सड़क 2 हिस्सों में बंट रही थी। एक रास्ता पक्का था, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा और पेड़ों से घिरा हुआ। दूसरा रास्ता कच्चा था, मिट्टी और कीचड़ से भरा, जो और गहरे जंगल की ओर जाता दिख रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया और आशीष की तरफ देखा। अब क्या करें? उसने पूछा। उसकी आंखों में अब साफ डर था। मैंने कहा, रुक, देखता हूं। मैंने ट्रक रोका और हेडलाइट्स को हाई बीम पर किया, लेकिन कोहरा इतना घना था कि रोशनी कुछ ही दूरी तक जा रही थी। तभी कच्चे रास्ते के किनारे एक आकृति दिखी। एक बूढ़ा आदमी धोती कुर्ता पहने, हाथ में लाठी लिए खड़ा था। उसका चेहरा कोहरे में ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो सो रहा हो। मैंने खिड़की से सिर निकाला और पूछा, बाबा, कोलकाता वाली रोड किधर है? उसने बिना कुछ बोले अपनी लाठी से कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने फिर पूछा, पक्का रास्ता ठीक रहेगा या यह कच्चा? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाकर उसी कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। उसकी खामोशी मुझे अजीब लगी, लेकिन समय बचाने की जल्दी में मैंने ज्यादा नहीं सोचा। ठीक है बाबा, धन्यवाद, मैंने कहा और ट्रक को कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे ही हमने कच्चा रास्ता लिया, माहौल और भारी हो गया। सड़क इतनी उबड़ खाबड़ थी कि ट्रक बार बार हिल रहा था। कीचड़ टायरों से चिपक रहा था और ट्रक को चलाना मुश्किल हो रहा था। आशीष ने धीमे से कहा, उस्ताद, ये बूढ़ा कुछ ठीक नहीं लगा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने जवाब दिया, जंगल में लोग कम बोलते हैं, शायद उसे जल्दी थी। लेकिन मेरे मन में भी एक शक जाग रहा था। उस बूढ़े की आंखें बंद थीं, फिर भी उसने इतने यकीन से रास्ता बताया। क्या वो सचमुच इंसान था या कुछ और? रास्ता अब और गहरा जंगल में जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झुक रही थीं, जैसे हमें रोकना चाहती हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी या कुछ जला हुआ।
मैंने हेडलाइट्स को और तेज किया, लेकिन रोशनी कोहरे में खो रही थी। आशीष अब पूरी तरह चुप था। उसकी सांसें तेज थीं और वो बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। उस्ताद, ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब पीछे मुड़ना मुश्किल है, मैंने कहा। जो चुना उसे पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात में वो भरोसा नहीं था जो मैं आशीष को देना चाहता था। कुछ मिनट बाद सड़क पर एक अजीब सी चीज दिखी। एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन कोहरे और धूल की वजह से पढ़ा नहीं जा रहा था। मैंने ट्रक रोका और आशीष से कहा, टॉर्च लेकर देख, क्या लिखा है। उसने टॉर्च जलाई और बोर्ड की तरफ गया। उस्ताद, कुछ साफ नहीं दिख रहा, शायद पुराना है, उसने कहा। मैंने कहा, कोशिश कर, पहुंच कर देख। उसने बोर्ड को साफ किया और उसकी आवाज कांपने लगी। उस्ताद, यह लिखा है, घरिया घाट जंगल क्षेत्र, चेतावनी, रात में प्रवेश न करें। मेरे दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या? मैंने कहा और खुद उतरकर बोर्ड देखा। वो सही था, बोर्ड पुराना था लेकिन चेतावनी साफ थी। उस्ताद, हमें वापस जाना चाहिए, आशीष ने घबराते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और मेरे मन में भी अब शक यकीन में बदल रहा था। लेकिन वापस जाना आसान नहीं था। सड़क इतनी संकरी थी कि ट्रक मोड़ना मुश्किल था और कोहरा इतना घना कि पीछे का रास्ता भी दिख नहीं रहा था। आशीष, शांत रह, मैंने कहा। हम आगे बढ़ते हैं, अगर यह शॉर्टकट है तो जल्दी ही लिंक रोड मिलेगी। लेकिन मेरी बात सुनकर भी आशीष का चेहरा पीला पड़ गया। हमने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़े, लेकिन अब हर कदम पर जंगल और भारी होता जा रहा था। हवा में वो सनसनाहट अब और तेज थी, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर और नीचे झुक रही थीं और कुछ जगहों पर तो वो ट्रक को छू रही थीं। आशीष ने धीमे से कहा, उस्ताद, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया। जंगल में ऐसा लगता है, तू डर मत, मेरे पास हनुमान जी की मूर्ति है। लेकिन मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं थी जो मैं दिखाना चाहता था। तभी दूर से एक और आकृति दिखी। वही बूढ़ा, वही धोती कुर्ता, वही लाठी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और गंदा लग रहा था, जैसे उसने मिट्टी में लोट लिया हो। उसकी आंखें फिर से बंद थीं। मैंने ट्रक धीमा किया, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उस्ताद, ये वही बूढ़ा है, आशीष ने फुसफुसाया। मैंने कहा, चुप रह, कुछ मत बोल। हम धीरे से उसके पास से गुजरे। उसने फिर कोई आवाज नहीं की, बस अपनी लाठी से उसी रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने गैस बढ़ाई और ट्रक को तेज किया। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो गायब था। उस्ताद, यह ठीक नहीं है, आशीष ने कांपती आवाज में कहा। यह जंगल, यह रास्ता, यह बूढ़ा, कुछ गड़बड़ है। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे मन में भी अब डर घर कर रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह बस जंगल का वहम है। शायद हम थक गए हैं, शायद कुहासा हमारे दिमाग से खेल रहा है। लेकिन वो साइन बोर्ड, वो चेतावनी और वो बूढ़े का बार बार दिखना, ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब था। हम आगे बढ़े, लेकिन अब हर मोड़ पर मुझे लग रहा था कि हम उसी जगह वापस आ रहे हैं। जंगल का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। हवा में वो गंध और तेज थी और ट्रक की हेडलाइट्स अब सिर्फ कोहरे को चीर रही थीं। आशीष ने अपनी सीट पर सिकुड़कर बैठ गया था। उसकी सांसें तेज थीं। उस्ताद, हमें यह रास्ता छोड़ देना चाहिए, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, अब पीछे मुड़ना मुश्किल है, जो है उसे देखते हैं। लेकिन मेरे शब्दों में अब वो यकीन नहीं था जो एक उस्ताद को होना चाहिए। कच्चा रास्ता अब और उबड़ खाबड़ हो गया था। ट्रक हर कदम पर हिल रहा था, जैसे किसी टूटी पगडंडी पर चल रहा हो। टायर चिपचिपी मिट्टी में फंस रहे थे और केबिन में एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। आशीष अब पूरी तरह चुप था। उसकी नजरें खिड़की के बाहर जंगल की घनी छाया में खोई थीं। उस्ताद, अगर यह शॉर्टकट है तो इसे ठीक क्यों नहीं किया? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। शॉर्टकट का मतलब ही है कम लोग आते हैं। जंगल में सड़कें ऐसी ही होती हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरी आवाज में भी अब वो भरोसा नहीं था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग रही थी, जैसे जंगल हमें निगलने की तैयारी कर रहा हो। 15-20 मिनट और बीते। सड़क अब एक चढ़ाई पर थी, जहां पेड़ इतने घने थे कि उनकी शाखाएं सड़क को छू रही थीं।
कोहरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स की रोशनी कुछ मीटर से ज्यादा नहीं जा रही थी। मैंने हाई बीम चालू किया, लेकिन वो भी बेकार था। तभी ट्रक की स्पीड अचानक कम होने लगी, जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। मैंने गैस दबाई, लेकिन ट्रक भारी लग रहा था, जैसे टायरों में कोई बोझ लटक गया हो। क्या हो रहा है उस्ताद? आशीष ने घबराते हुए पूछा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। पता नहीं, रुक, देखता हूं, मैंने कहा, लेकिन मेरे मन में डर की एक लहर दौड़ रही थी। मैंने ट्रक रोका। आशीष ने टॉर्च पकड़ी और बाहर उतर गया। टायर में पंक्चर नहीं है उस्ताद, लेकिन मिट्टी बहुत चिपचिपी है, ट्रक ढंस रहा है, उसने कहा। मैं भी उतरा और टॉर्च की रोशनी में मिट्टी को देखा। वो काली थी, गीली, और उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज आई। आशीष ने टॉर्च उस तरफ की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई है उस्ताद, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। टॉर्च बंद कर, वापस ट्रक में चल, मैंने सख्ती से कहा, लेकिन मेरे अपने हाथ ठंडे पड़ रहे थे। हम ट्रक में लौटे। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाबी घुमाने पर सिर्फ एक खटका हुआ, फिर सन्नाटा। दूसरी बार कोशिश की, फिर वही। तीसरी बार में एक तेज धमाका हुआ, जैसे कोई पत्थर छत पर गिरा हो। आशीष ने चौंक कर छत की तरफ देखा। उस्ताद, ऊपर कोई है? मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन सिर्फ स्थिर शाखाएं दिखीं। कोई नहीं है, शांत रह, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में डर साफ था। मैंने फिर इंजन स्टार्ट किया और इस बार वो चालू हो गया। मैंने गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ाया। हम चुप थे, सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर का सन्नाटा था। हवा में अब वो सनसनाहट और तेज हो गई थी, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। आशीष की सांसें तेज थीं और वो बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। उस्ताद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने धीमे से कहा। बस थोड़ा और, लिंक रोड मिल जाएगी, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। सड़क अब और अंधेरी हो रही थी और कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी उसमें डूब रही थी। कुछ किलोमीटर बाद एक पुराना साइन बोर्ड दिखा। वो इतना धूल भरा था कि कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। मैंने ट्रक रोका। आशीष, टॉर्च लेकर देख, क्या लिखा है, मैंने कहा। वो उतरा और बोर्ड के पास गया। उसने धूल पोंछी और उसकी आवाज कांप गई। उस्ताद, लिखा है, गरिया घाट जंगल क्षेत्र, चेतावनी, रात में प्रवेश न करें। मेरे दिल में ठंडक सी दौड़ गई। क्या? मैंने कहा और खुद उतर कर देखा। वो सही था। बोर्ड पुराना था, लेकिन चेतावनी साफ थी। उस्ताद, हमें वापस जाना चाहिए, आशीष ने घबराते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे मन में भी डर था, लेकिन सड़क इतनी संकरी थी कि ट्रक मोड़ना नामुमकिन था। कोहरा इतना घना था कि पीछे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। शांत रह आशीष, हम आगे बढ़ते हैं, लिंक रोड मिलनी चाहिए, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में वो यकीन नहीं था। हम फिर ट्रक में बैठे और आगे बढ़े। रास्ता अब और डरावना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर और नीचे झुक रही थीं, जैसे हमें रोकना चाहती हो। हवा में वो सड़ी हुई गंध और तेज थी। तभी ट्रक की छत पर फिर से एक खरखराहट की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से खुरच रहा हो। आशीष ने डर से मेरी बांह पकड़ ली। उस्ताद, ये क्या था? उसने फुसफुसाया। कुछ नहीं, शायद कोई शाखा छू गई, मैंने कहा, लेकिन मेरे अपने हाथ कांप रहे थे। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को छुआ, जो मेरे डैशबोर्ड पर रखी थी। बजरंग बली की जय, मैंने मन ही मन कहा और ट्रक को तेज किया। कुछ मिनट बाद दूर से फिर वही बूढ़ा दिखा। वही धोती कुर्ता, वही लाठी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और गंदा था, जैसे मिट्टी में लोटा हो। उसकी आंखें फिर बंद थीं। मैंने ट्रक धीमा किया, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उस्ताद, ये वही है, आशीष ने कांपती आवाज में कहा। चुप रह, कुछ मत बोल, मैंने सख्ती से कहा। हम धीरे से उसके पास से गुजरे। उसने फिर कोई आवाज नहीं की, बस लाठी से उसी रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने गैस बढ़ाई और पीछे मुड़कर देखा। वो गायब था। उस्ताद, ये जंगल ठीक नहीं है, आशीष ने कांपते हुए कहा। ये बूढ़ा, ये रास्ता, कुछ गड़बड़ है। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे मन में भी अब डर घर कर रहा था। हवा में वो सनसनाहट अब और तेज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ट्रक की हेडलाइट्स में कुछ छायाएं सी दिख रही थीं, लेकिन जब मैं ध्यान से देखता तो कुछ नहीं होता। आशीष, हनुमान चालीसा पढ़,
मैंने कहा। उसने कांपते हाथों से चालीसा शुरू की, लेकिन उसकी आवाज बार बार टूट रही थी। हम आगे बढ़े, लेकिन हर मोड़ पर मुझे लग रहा था कि हम उसी जगह वापस आ रहे हैं। साइन बोर्ड फिर से दिखा, वही चेतावनी के साथ। उस्ताद, हम चक्कर काट रहे हैं, आशीष ने चिल्लाकर कहा। मैंने ट्रक रोका। मेरी सांसें तेज थीं। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को फिर छुआ और कहा, आशीष, डर मत, सुबह तक रुकते हैं, कुछ तो रास्ता मिलेगा। लेकिन मेरे शब्दों में अब कोई ताकत नहीं थी। जंगल का सन्नाटा हमें निगल रहा था, और वो बूढ़ा, वो खरखराहट, वो साए, सब कुछ जैसे हमें चेतावनी दे रहे थे कि हम किसी ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं था। ट्रक की छत पर खरखराहट की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। आशीष की सांसें तेज थीं और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन की गड़गड़ाहट भी उसमें डूब रही थी। हवा में वो सड़ी हुई गंध और तेज हो गई थी, और कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी कुछ फीट से ज्यादा नहीं जा रही थी। उस्ताद, हम चक्कर काट रहे हैं, आशीष ने कांपती आवाज में चिल्लाया। मैंने ट्रक रोका। मेरी सांसें भी तेज थीं। हनुमान जी की मूर्ति को छूकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की, बजरंग बली, हमें इस मुसीबत से निकालो। लेकिन मेरे शब्द खोखले लग रहे थे। उस पुराने साइन बोर्ड की चेतावनी मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। गरिया घाट, जंगल क्षेत्र, चेतावनी, रात में प्रवेश न करें। हमने उस बूढ़े की बात मानकर यह कच्चा रास्ता चुना था, लेकिन अब हर मोड़ पर वही बोर्ड, वही पेड़ और वही सन्नाटा दिख रहा था। उस्ताद, ये जगह ठीक नहीं है, आशीष ने फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। हमें वापस जाना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। आशीष, सड़क इतनी संकरी है कि ट्रक मोड़ना मुश्किल है, और कोहरा इतना घना है कि पीछे का रास्ता भी नहीं दिख रहा। मेरी आवाज में अब वो ताकत नहीं थी जो एक उस्ताद को होनी चाहिए। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। चाबी घुमाई, लेकिन सिर्फ एक खटका हुआ, फिर सन्नाटा। दूसरी बार कोशिश की, फिर वही। तीसरी बार में एक तेज धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज छत पर गिरी हो। आशीष ने डर से मेरी बांह पकड़ ली। उस्ताद, ऊपर कोई है, उसने कांपते हुए कहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन सिर्फ स्थिर शाखाएं थीं। कोई नहीं है, शांत रहे, मैंने सख्ती से कहा, लेकिन मेरे अपने हाथ कांप रहे थे। मैंने फिर इंजन चालू किया, और इस बार वो गड़गड़ाकर जागा। मैंने गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन अब हर कदम पर डर मेरे दिल में घर कर रहा था। हम कुछ किलोमीटर और चले। सड़क अब और उबड़-खाबड़ थी, और टायर कीचड़ में और गहराई तक धंस रहे थे। हवा में वो सनसनाहट अब और तेज थी, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। आशीष बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे सुनाई दे रही थीं। उस्ताद, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है, उसने धीमे से कहा। मैंने जवाब दिया, जंगल में ऐसा लगता है। तू हनुमान चालीसा पढ़, डर भागेगा। उसने कांपते हाथों से चालीसा शुरू की, लेकिन उसकी आवाज बार बार टूट रही थी। हनुमान की जय, संकट मोचन, वो रुक रुक कर पढ़ रहा था, और मैं भी मन ही मन साथ दे रहा था। तभी ट्रक की छत पर फिर से एक खरखराहट हुई, जैसे कोई नाखूनों से खुरच रहा हो। आशीष ने चालीसा पढ़ना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। उस्ताद, ये क्या था? उसने फुसफुसाया। शायद कोई शाखा छू गई, मैंने कहा, लेकिन मेरे शब्दों में यकीन नहीं था। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को फिर छुआ और ट्रक को तेज किया, लेकिन कुछ ही पल बाद हेडलाइट्स अचानक झपकने लगीं, जैसे कोई स्विच ऑन ऑफ कर रहा हो। मैंने स्विच चेक किया, वो बंद था। यह क्या हो रहा है? आशीष ने घबराते हुए कहा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे मन में अब साफ डर था। हम आगे बढ़े, लेकिन हर मोड़ पर वही साइन बोर्ड फिर से दिख रहा था। उस्ताद, हम चक्रव्यूह में फंस गए हैं, आशीष ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैंने ट्रक रोका। मेरी सांसें तेज थीं। मैंने बाहर देखा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। आशीष, शांत रह, मैंने कहा। हम सुबह तक रुकते हैं, सूरज निकलने पर रास्ता साफ दिखेगा। लेकिन मेरे शब्दों में अब कोई ताकत नहीं थी। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को कसकर पकड़ा और आशीष से कहा, केबिन लॉक कर और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हम ट्रक में सिकुड़ कर बैठ गए। बाहर का सन्नाटा अब और भारी हो गया था।
हवा में वो सनसनाहट अब फुसफुसाहट में बदल गई थी, जैसे कोई हमारे आसपास चक्कर काट रहा हो। तभी खिड़की पर एक हल्की सी खटखट हुई। आशीष ने डर से मेरी तरफ देखा। देख मत, मैंने सख्ती से कहा, लेकिन दूसरी खटखट और तेज थी। बाहर निकल, एक फुसफुसाहट सी आई, इतनी धीमी कि सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतनी साफ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आशीष ने कांपते हुए कहा, उस्ताद, कोई है बाहर? मैंने कहा, चुप रह, कुछ मत बोल। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को और कसकर पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी ट्रक की घड़ी पर नजर पड़ी। रात के 2:17 थे, लेकिन सेकंड की सुई रुकी हुई थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, वो भी 2:17 पर रुकी थी। मैंने घड़ी उतारकर डैशबोर्ड पर रख दी, लेकिन तभी सुई उल्टी चलने लगी। उस्ताद, ये क्या हो रहा है? आशीष ने कांपते हुए पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे मन में अब यकीन हो गया था कि हम किसी साधारण जगह में नहीं थे। ये जंगल, यह रास्ता, यह सन्नाटा, सब कुछ जैसे समय के बाहर था। बाहर की फुसफुसाहट अब और साफ हो रही थी। बाहर निकल, रुक जाओ। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आशीष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चालीसा फिर से शुरू की, लेकिन उसकी आवाज अब सिर्फ फुसफुसाहट थी। मैंने खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। तभी एक और खटखट हुई और इस बार ट्रक हल्का सा हिला। उस्ताद, आशीष ने चिल्लाया। शांत रह, मैंने सख्ती से कहा, लेकिन मेरे अपने हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद वो आवाजें रुक गईं। सन्नाटा फिर से लौट आया, लेकिन अब वो और डरावना था। मैंने आशीष से कहा, सुबह तक रुकते हैं, सूरज निकलने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में अब कोई उम्मीद नहीं थी। जंगल हमें निगल चुका था, और वो बूढ़ा, वो खरखराहट, वो फुसफुसाहट, सब कुछ जैसे हमें बता रहा था कि हम किसी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जहां से निकलना नामुमकिन था। ट्रक के केबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आशीष सिकुड़कर अपनी सीट पर बैठा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन मेरे मन का डर अब मेरे शरीर में सिहरन बनकर दौड़ रहा था। बाहर का कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी कुछ फीट से ज्यादा नहीं जा रही थी। वो फुसफुसाहट, वो खटखट और छत पर खरखराहट की आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। घड़ी 2:17 पर रुकी हुई थी और उसकी सुई उलट चल रही थी, जैसे समय भी हमारा साथ छोड़ चुका हो। उस्ताद, हम फंस गए हैं, आशीष ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। शांत रह आशीष, मैंने सख्ती से कहा। सुबह तक रुकते हैं, सूरज निकलने पर रास्ता साफ होगा। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। मेरे मन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैंने फैसला किया कि हमें इस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश करनी होगी। आशीष, हर मोड़ की गिनती कर, बाएं, दाएं, बाएं, देखते हैं कहां गलती हो रही है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर मोड़ पर मैं गिनती रख रहा था, लेकिन हर बार वही पेड़, वही साइन बोर्ड और वही चेतावनी, गरिया घाट जंगल क्षेत्र। चेतावनी, रात में प्रवेश न करें। आशीष ने गुस्से और डर के मिश्रण में चिल्लाया, उस्ताद, यह रास्ता हमें खा रहा है, हमें इसे छोड़ना होगा। मैंने जवाब दिया, आशीष, अब पीछे मुड़ना मुश्किल है, कोशिश करते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। कुछ देर बाद एक और मोड़ पर वो बूढ़ा फिर दिखा। वही धोती कुर्ता, वही लाठी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और गंदा था, जैसे मिट्टी और कीचड़ में लिपटा हो। उसकी आंखें फिर से बंद थीं और वो सड़क के बीच में स्थिर खड़ा था। मैंने ट्रक धीमा किया, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उस्ताद, ये वही है, आशीष ने फुसफुसाया। उसकी आवाज डर से भारी थी। चुप रह, मैंने सख्ती से कहा और ट्रक को उसके पास से गुजारा। उसने कोई आवाज नहीं की, बस अपनी लाठी से उसी कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने गैस बढ़ाई और पीछे मुड़कर देखा। वो गायब था, जैसे हवा में मिल गया हो। उस्ताद, ये इंसान नहीं है, आशीष ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये कोई भूत है जो हमें इस जंगल में फंसा रहा है। बकवास मत कर, मैंने डांटा, लेकिन मेरे मन में भी अब यही शक था। वो बूढ़ा, उसकी बंद आंखें, उसकी खामोशी, कुछ भी सामान्य नहीं था। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को फिर छुआ
और मन ही मन प्रार्थना की। लेकिन जंगल का सन्नाटा अब और भारी हो गया था। हवा में वो सनसनाहट अब फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, जैसे कोई हमारे आसपास चक्कर काट रहा हो। मैंने फैसला किया कि हमें वापस जाने की कोशिश करनी चाहिए। आशीष, अब और आगे नहीं, हम पीछे मुड़ते हैं, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। मैंने ट्रक को धीरे धीरे मोड़ा, लेकिन सड़क इतनी संकरी थी कि टायर कीचड़ में फंस रहे थे। कोहरा इतना घना था कि पीछे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद वही साइन बोर्ड फिर से सामने आ गया। उस्ताद, हम फिर उसी जगह आ गए, आशीष ने चिल्लाया। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर था। मैंने ट्रक रोका। मेरी सांसें तेज थीं और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रक के केबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आशीष सिकुड़कर अपनी सीट पर बैठा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन मेरे मन का डर अब मेरे शरीर में सिहरन बनकर दौड़ रहा था। बाहर का कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी कुछ फीट से ज्यादा नहीं जा रही थी। वो फुसफुसाहट, वो खटखट और छत पर खरखराहट की आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। घड़ी 2:17 पर रुकी हुई थी और उसकी सुई उलट चल रही थी, जैसे समय भी हमारा साथ छोड़ चुका हो। उस्ताद, हम फंस गए हैं, आशीष ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। शांत रह आशीष, मैंने सख्ती से कहा। सुबह तक रुकते हैं, सूरज निकलने पर रास्ता साफ होगा। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। मेरे मन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैंने फैसला किया कि हमें इस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश करनी होगी। आशीष, हर मोड़ की गिनती कर, बाएं दाएं बाएं, देखते हैं कहां गलती हो रही है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर मोड़ पर मैं गिनती रख रहा था, लेकिन हर बार वही पेड़, वही साइन बोर्ड और वही चेतावनी। गरिया घाट, जंगल क्षेत्र, चेतावनी, रात में प्रवेश न करें। आशीष ने गुस्से और डर के मिश्रण में चिल्लाया, उस्ताद, यह रास्ता हमें खा रहा है, हमें इसे छोड़ना होगा। मैंने जवाब दिया, आशीष, अब पीछे मुड़ना मुश्किल है, कोशिश करते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। कुछ देर बाद एक और मोड़ पर वो बूढ़ा फिर दिखा। वही धोती कुर्ता, वही लाठी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और गंदा था, जैसे मिट्टी और कीचड़ में लिपटा हो। उसकी आंखें फिर से बंद थीं और वो सड़क के बीच में स्थिर खड़ा था। मैंने ट्रक धीमा किया, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उस्ताद, ये वही है, आशीष ने फुसफुसाया। उसकी आवाज डर से भारी थी। चुप रह, मैंने सख्ती से कहा और ट्रक को उसके पास से गुजारा। उसने कोई आवाज नहीं की, बस अपनी लाठी से उसी कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने गैस बढ़ाई और पीछे मुड़कर देखा। वो गायब था, जैसे हवा में मिल गया हो। उस्ताद, ये इंसान नहीं है, आशीष ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये कोई भूत है जो हमें इस जंगल में फंसा रहा है। बकवास मत कर, मैंने डांटा, लेकिन मेरे मन में भी अब यही शक था। वो बूढ़ा, उसकी बंद आंखें, उसकी खामोशी कुछ भी सामान्य नहीं था। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को फिर छुआ और मन ही मन प्रार्थना की, लेकिन जंगल का सन्नाटा अब और भारी हो गया था। हवा में वो सनसनाहट अब फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, जैसे कोई हमारे आसपास चक्कर काट रहा हो। मैंने फैसला किया कि हमें वापस जाने की कोशिश करनी चाहिए। आशीष, अब और आगे नहीं, हम पीछे मुड़ते हैं, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। मैंने ट्रक को धीरे धीरे मोड़ा, लेकिन सड़क इतनी संकरी थी कि टायर कीचड़ में फंस रहे थे। कोहरा इतना घना था कि पीछे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद वही साइन बोर्ड फिर से सामने आ गया। उस्ताद, हम फिर उसी जगह आ गए, आशीष ने चिल्लाया। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर था। मैंने ट्रक रोका। मेरी सांसें तेज थीं और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आशीष, शांत रह, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने बाहर देखा। कोहरा अब और गहरा हो गया था और हवा में वो सड़ी हुई गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी ट्रक की खिड़की पर फिर से एक हल्की सी खटखट हुई। आशीष ने डर से मेरी बांह पकड़ ली। उस्ताद, वो फिर आया, उसने फुसफुसाया। देख मत, मैंने सख्ती से कहा, लेकिन मेरे अपने हाथ ठंडे पड़ रहे थे।
दूसरी खटखट और तेज थी और इस बार एक फुसफुसाहट साफ सुनाई दी। रुक जाओ, ये तुम्हारा रास्ता है। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आशीष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन उसकी आवाज अब सिर्फ फुसफुसाहट थी। मैंने खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। तभी ट्रक हल्का सा हिला, जैसे कोई उस पर चढ़ रहा हो। उस्ताद, आशीष ने चिल्लाया। शांत रह, मैंने डांटा, लेकिन मेरे अपने दिल की धड़कन अब मेरे कानों में गूंज रही थी। कुछ देर बाद वो खटखट और फुसफुसाहट रुक गई। सन्नाटा फिर से लौट आया, लेकिन अब वो और डरावना था। मैंने आशीष से कहा, सो जा, डर से कुछ नहीं होगा, सुबह तक रुकते हैं। लेकिन न तो मैं सो सकता था और न ही आशीष। हम दोनों सिकुड़कर केबिन में बैठे रहे, हनुमान जी की मूर्ति को पकड़े हुए। बाहर का कोहरा अब और घना हो गया था और जंगल की छाया में कुछ हिल रहा था। वो बूढ़ा, वो फुसफुसाहट, वो खरखराहट, सब कुछ जैसे हमें बता रहा था कि हम किसी ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां न समय है न रास्ता। ट्रक का केबिन अब कब्र जैसा ठंडा और खामोश था। आशीष सिकुड़कर अपनी सीट पर बैठा था। उसकी सांसें तेज और कांपती हुई थीं। मेरे हाथ हनुमान जी की मूर्ति को कसकर पकड़े थे, लेकिन डर मेरे शरीर में सांप की तरह लिपट चुका था। बाहर का कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी उसमें डूब रही थी। वो फुसफुसाहट, वो खटखट और छत पर खरखराहट की आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। घड़ी 2:17 पर रुकी हुई थी और उसकी सुई उलट चल रही थी, जैसे समय हमसे मजाक कर रहा हो। उस्ताद, हम फंस गए हैं, आशीष ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। शांत रह आशीष, मैंने सख्ती से कहा। सुबह तक रुकते हैं, सूरज निकलने पर रास्ता मिलेगा। लेकिन मेरे शब्दों में अब कोई ताकत नहीं थी। केबिन में हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ हमें दबा रहा हो। बाहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन की आवाज भी उसमें खो रही थी। हवा में वो सड़ी हुई गंध और तेज थी, जैसे कुछ मर रहा हो। तभी ट्रक की छत पर फिर से खरखराहट हुई, जैसे कोई धीरे धीरे नाखूनों से खुरच रहा हो। आशीष ने डर से मेरी बांह पकड़ ली। उस्ताद, ये क्या है? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट रही थी। शाखा होगी, शांत रह, मैंने कहा, लेकिन मेरे अपने हाथ कांप रहे थे। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को और कसकर पकड़ा और मन ही मन चालीसा पढ़ने लगा। अचानक हेडलाइट्स फिर से झपकने लगीं, बिना स्विच छुए। उस्ताद, लाइट! आशीष ने चिल्लाया। मैंने स्विच चेक किया, वो बंद था। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी खिड़की पर एक और खटखट हुई, धीमी लेकिन साफ। बाहर निकल, एक फुसफुसाहट आई, इतनी ठंडी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आशीष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर झुकाकर चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन उसकी आवाज अब सिर्फ बुदबुदाहट थी। हनुमान की जय, संकट मोचन। वो बार बार रुक रहा था। मैंने खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। कोई बाहर नहीं जाएगा, मैंने सख्ती से कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। तभी ट्रक हल्का सा हिला, जैसे कोई उस पर चढ़ रहा हो। उस्ताद, आशीष ने चिल्लाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। शांत रह, मैंने डांटा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने डैशबोर्ड पर रखी घड़ी देखी, 2:17, और सुई फिर उलट चल रही थी। मैंने घड़ी उठाकर बाहर फेंक दी, लेकिन उसकी टिक टिक की आवाज अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। बाहर की फुसफुसाहट अब और साफ हो रही थी। रुक जाओ, यह तुम्हारा रास्ता है। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को और कसकर पकड़ा और चिल्लाया, हनुमान की जय। लेकिन वो आवाज रुकी नहीं। तभी खिड़की पर एक और खटखट हुई और इस बार एक छाया खिड़की के बाहर से गुजरी। आशीष ने डर से चीख मार दी। उस्ताद, वो बाहर है, उसने कहा। उसकी उंगलियां मेरी बांह में गड़ रही थीं। देख मत, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी नजर खिड़की की तरफ चली गई। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा और पेड़ों की छाया। लेकिन मुझे यकीन था कि कुछ हाथ दोंग रहा था। कुछ देर बाद वो खटखट और फुसफुसाहट रुक गई। सन्नाटा फिर से लौट आया, लेकिन अब वो और डरावना था। मैंने आशीष से कहा, सो जा, डर से कुछ नहीं होगा, सुबह तक रुकते हैं।
लेकिन न मैं सो सकता था न आशीष। हम दोनों सिकुड़कर केबिन में बैठे रहे, हनुमान जी की मूर्ति को पकड़े हुए। बाहर का कोहरा अब और घना हो गया था और जंगल की छाया में कुछ हिल रहा था। तभी एक और खरखराहट हुई, इस बार ट्रक के नीचे से। उस्ताद, वो नीचे है, आशीष ने फुसफुसाया। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी खिड़की से बाहर डाली, वो अपने आप बुझ गई। ये क्या हो रहा है? मैंने बड़बड़ाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने टॉर्च को हिलाया, लेकिन वो चालू नहीं हुई। तभी ट्रक की छत पर फिर से खरखराहट हुई और इस बार वो इतनी तेज थी कि लगा जैसे कोई छत को चीर देगा। आशीष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चालीसा पड़ने लगा। मैंने भी साथ दिया, लेकिन हमारी आवाजें जंगल के सन्नाटे में डूब रही थीं। तभी एक और फुसफुसाहट आई, यहां रुको, हमेशा के लिए। वो आवाज इतनी साफ थी कि लगा कोई हमारे कानों के पास बोल रहा हो। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को छाती से लगाया और चिल्लाया, बजरंग बली की जय। तभी ट्रक फिर से हिला और इस बार खिड़की पर एक तेज खटखट हुई। उस्ताद, वो हमें नहीं छोड़ेगा, आशीष ने चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, डर मत, हनुमान जी हमारे साथ हैं। लेकिन मेरे शब्द अब सिर्फ हवा में उड़ रहे थे। कुछ देर बाद वो आवाजें फिर रुक गईं। मैंने बाहर देखा, कोहरा अभी भी घना था, लेकिन अब उसमें कुछ छायाएं सी दिख रही थीं, जैसे कोई हमारे आसपास चक्कर काट रहा हो। मैंने आशीष से कहा, बस थोड़ा और, सुबह हो जाएगी। लेकिन मेरे मन में अब यकीन हो गया था कि हम किसी साधारण जगह में नहीं थे। यह जंगल, यह रास्ता, यह सन्नाटा, सब कुछ जैसे समय और दुनिया के बाहर था। वो बूढ़ा, वो फुसफुसाहट, वो खरखराहट, सब कुछ जैसे हमें बता रहा था कि हम किसी भूतिया रात में फंस चुके हैं, जहां से निकलना नामुमकिन था। ट्रक का केबिन अब किसी कब्र की तरह ठंडा और खामोश था। आशीष सिकुड़कर अपनी सीट पर बैठा था। उसकी सांसें तेज और कांपती हुई थीं। मैं हनुमान जी की मूर्ति को कसकर पकड़े हुए था, लेकिन डर मेरे दिल में सांप की तरह लिपट चुका था। बाहर का कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी उसमें डूब रही थी। वो फुसफुसाहट, खटखट और छत पर खरखराहट की आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। घड़ी 2:17 पर रुकी हुई थी और उसकी सुई उलट चल रही थी, जैसे समय हमारा मजाक उड़ा रहा हो। उस्ताद, हम फंस गए हैं, आशीष ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। शांत रह आशीष, मैंने सख्ती से कहा, सुबह तक रुकते हैं। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। जंगल का सन्नाटा हमें निगल चुका था। मैंने फैसला किया कि अब ट्रक में बैठे रहना ठीक नहीं। आशीष, हम पैदल चलते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए, मैंने कहा। उसने डर से मेरी तरफ देखा। उस्ताद, बाहर वो चीज है। हमारे पास और रास्ता नहीं, मैंने सख्ती से कहा। टॉर्च, पानी, बिस्कुट और एक छड़ी ले, हनुमान जी हमारे साथ हैं। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को जेब में डाला, टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला। बाहर की हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जम सी गईं। कोहरा इतना घना था कि कुछ फीट से ज्यादा नहीं दिख रहा था। आशीष मेरे पीछे सटकर चल रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। हमने सड़क के किनारे एक संकरी पगडंडी देखी और उस पर चलने लगे। हर कदम पर जंगल की छाया हमें घेर रही थी। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झुकी हुई थीं, जैसे हमें रोकना चाहती हों। हवा में वो सड़ी हुई गंध और तेज थी और कहीं से हल्की फुसफुसाहट आ रही थी। उस्ताद, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे है, आशीष ने फुसफुसाया। पीछे मत देख, मैंने कहा, लेकिन मेरे अपने कदम भारी हो रहे थे। टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर पड़ रही थी, जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। आधा घंटा चलने के बाद हम एक खुले मैदान में पहुंचे। कोहरा यहां थोड़ा हल्का था, लेकिन माहौल और डरावना था। बीच में एक पुराना पत्थर का कुआं था, जिसके आसपास कांटेदार झाड़ियां थीं, कुछ जली हुई। कुएं के पास एक टूटा हुआ लकड़ी का गेट था, जिस पर धूल जमी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली। गेट पर लिखा था, ठहराव। उस शब्द को पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस्ताद, ये क्या जगह है? आशीष ने कांपते हुए पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुएं के पास एक पुराना जंग खाया ट्रक खड़ा था। वो हमारे ट्रक जैसा था, लेकिन पूरी तरह खंडहर।
उसका रंग उड़ा हुआ था, शीशे टूटे हुए और टायर कीचड़ में धंसे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी केबिन में डाली। अंदर एक जली हुई सीट थी और उस पर कुछ हड्डियां पड़ी थीं। उस्ताद, यहां कोई मर गया है, आशीष ने चिल्लाया। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन मेरे अपने पैर कांप रहे थे। तभी एक आवाज आई, रुक जाओ। वो फुसफुसाहट इतनी साफ थी कि लगा कोई हमारे कानों के पास बोल रहा हो। हम पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक हल्की हंसी की आवाज जंगल में गूंजी और फिर खामोशी। उस्ताद, हमें यहां से जाना चाहिए, आशीष ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने टॉर्च की रोशनी कुएं की तरफ डाली। उसका पानी काला था और उसमें कुछ हिल रहा था, जैसे कोई छाया। आशीष, पीछे मत देख, बस चल, मैंने कहा। हमने गेट पार किया। गेट के ऊपर एक टूटा हुआ लैंप लटक रहा था, जो हल्का हल्का कांप रहा था। हवा में अब वो जली हुई गंध और तेज थी। हम एक संकरी पगडंडी पर चलने लगे, लेकिन कुछ कदम बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारा आया रास्ता गायब हो चुका था। उस्ताद, हम कहाँ हैं? आशीष ने कांपते हुए पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। तभी वो बूढ़ा फिर दिखा। वही धोती कुर्ता, वही लाठी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और गंदा था, जैसे मिट्टी में सना हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मुंह हल्का सा खुला था, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। यह कौन सी जगह है? मैंने चिल्लाकर पूछा। मेरी आवाज डर से भारी थी। उसने धीमे से कहा, जो रास्ता बदलता है उसे मंजिल नहीं मिलती। उसकी आवाज इतनी पुरानी थी कि लगा सदियों से गूंज रही हो। उसने लाठी से घनी झाड़ियों की ओर इशारा किया। उधर जाओ, निकल जाओगे। मैंने आशीष की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उस्ताद, इसकी बात मत मानो, उसने फुसफुसाया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आशीष, चल, मैंने कहा और झाड़ियों की ओर बढ़ा। तभी वो बूढ़ा गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो। झाड़ियां कांटेदार थीं और उनमें से गुजरना मुश्किल था, लेकिन कुछ कदम बाद एक और खुला मैदान दिखा। वहां एक और साइन बोर्ड था, जिस पर लिखा था, ठहराव की ओर। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस्ताद, ये क्या जगह है? आशीष ने कांपते हुए पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे मन में अब यकीन हो गया था कि हम किसी साधारण जंगल में नहीं थे। हम आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर वो फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई। रह जाओ, ठहर जाओ। वो आवाज अब चारों तरफ से आ रही थी। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझ रही थी और हवा में वो सड़ी हुई गंध अब असहनीय थी। आशीष ने मेरी बांह पकड़ ली। उस्ताद, हमें वापस जाना चाहिए, उसने चिल्लाया। वापस का रास्ता नहीं है, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में अब कोई ताकत नहीं थी। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई और एक छाया तेजी से गुजरी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आशीष, हनुमान चालीसा पढ़, मैंने कहा। उसने कांपते हुए चालीसा शुरू की, लेकिन उसकी आवाज डर से टूट रही थी। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को छुआ और मन ही मन प्रार्थना की, लेकिन जंगल का सन्नाटा अब और गहरा था, और वो खंडहर ट्रक, वो कुआं और वो साइन बोर्ड, सब कुछ जैसे हमें बता रहा था कि हम किसी ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन था। जंगल का सन्नाटा अब हमें पूरी तरह निगल चुका था। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी कुछ फीट से आगे नहीं जा रही थी। आशीष मेरे पीछे सटकर चल रहा था। उसकी सांसें तेज और कांपती हुई थीं। मेरे हाथ में हनुमान जी की मूर्ति थी, लेकिन डर मेरे दिल में सांप की तरह लिपट चुका था। वो बूढ़े की फुसफुसाहट, वो खरखराहट और वो काले कुएं की छाया अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। साइन बोर्ड का शब्द ठहराव मेरे मन में बार बार उभर रहा था, जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो। उस्ताद, हमें यहां से निकलना होगा, आशीष ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। चल, रुकना नहीं है, मैंने सख्ती से कहा, लेकिन मेरी आवाज में अब वो ताकत नहीं थी। हम उस बूढ़े के बताए रास्ते पर चल पड़े, जहां उसने घनी झाड़ियों की ओर इशारा किया था। कांटेदार झाड़ियां हमारी त्वचा को चीर रही थीं और हर कदम पर हवा में वो सड़ी हुई गंध और तेज हो रही थी। टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर पड़ रही थी, जैसे कोई उसे बुझाना चाहता हो। कुछ कदम बाद झाड़ियां खत्म हुईं और सामने एक पुराना टूटा फूटा मिट्टी का घर दिखा।
उसका दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उस्ताद, यह क्या जगह है? आशीष ने फुसफुसाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। आशीष मेरे पीछे सटकर चल रहा था। जैसे ही हमने दरवाजा पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। उस्ताद, आशीष ने चिल्लाया और उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शांत रह, मैंने कहा, लेकिन मेरे अपने पैर कांप रहे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली। घर के अंदर एक पुरानी मेज थी, कुछ टूटी कुर्सियां और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। मेज पर एक टूटा हुआ हनुमान जी का मूर्ति थी जिसका चेहरा धूल से ढका था। मैंने मेज की ओर देखा। उस पर कुछ पुराने कागज पड़े थे, धूल और जालों से ढके हुए। मैंने एक कागज उठाया और धूल पोंछी। उस पर लिखा था, जो यहां आता है वो हमेशा रह जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस्ताद, ये क्या है? आशीष ने कांपते हुए पूछा। उसकी नजर उस कागज पर थी। मैंने जवाब नहीं दिया। तभी दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। उसमें एक ट्रक ड्राइवर था, गमछा बांधे, और उसके पास एक ट्रक खड़ा था, हमारे ट्रक जैसा। उसका चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना था। उस्ताद, यह तो वो ड्राइवर है, आशीष ने चिल्लाया। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। मैंने तस्वीर को गौर से देखा। वो वही ड्राइवर था जिसने हमें शॉर्टकट बताया था, लेकिन तस्वीर इतनी पुरानी थी कि लग रहा था जैसे दशकों पहले की हो। यह कैसे हो सकता है? मैंने बड़बड़ाया। तभी एक दराज अपने आप खुला और उसमें से एक पुरानी डायरी बाहर गिरी। मैंने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, हरनाम सिंह, ड्राइवर। मैंने पन्ने पलटे। डायरी में लिखा था, यह घर नहीं, भूल है। जो इस रास्ते पर आता है वो ठहराव में फंस जाता है। मैंने शॉर्टकट लिया और अब मैं यहां हमेशा के लिए हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। उस्ताद, यह क्या है? आशीष ने कांपती आवाज में पूछा। पता नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरे मन में अब यकीन हो गया था कि हम किसी साधारण जगह में नहीं थे। तभी एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम अब हमारे हो। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली, लेकिन कोई नहीं था। उस्ताद, वो आ रहा है, आशीष ने चिल्लाया। मैंने पलट कर देखा। दरवाजे पर वो गमछा वाला ड्राइवर खड़ा था। उसका चेहरा अब बदल रहा था। पहले वो बूढ़ा, फिर जवान, फिर वो बूढ़ा जिसे हमने रास्ते पर देखा था। मैं रास्ता दिखाता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि लगा जैसे जमीन से आ रही हो। ठहराव में स्वागत है। मैंने हनुमान जी की मूर्ति निकाली और उसके सामने रख दी। हनुमान की जय, मैंने चिल्लाया। वो साया पीछे हटा, जैसे मूर्ति की रोशनी उसे जला रही हो। आशीष, चल, मैंने चिल्लाया। हमने पीछे का रास्ता ढूंढा, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था। तभी एक दूसरा कमरा दिखा जिसका दरवाजा खुला था। हम उसकी ओर भागे। अंदर आशीष बैठा था, वही आशीष, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और वो रस्सियों से बंधा था। उस्ताद, मुझे बचाओ, उसने चिल्लाया। मैंने पलटकर देखा। मेरे पीछे वाला आशीष गायब था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या है? मैंने चिल्लाया। मैंने उस आशीष को खोला, लेकिन जैसे ही रस्सियां खुलीं, वो हंसा। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। तूने मुझे छुआ, अब तू भी ठहराव का है, उसने कहा, और उसका चेहरा बदलकर उस बूढ़े का हो गया। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को फिर से उठाया और चिल्लाया, हनुमान की जय। घर हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। वो साया चीखा और पीछे हट गया। मैंने एक खुला दरवाजा देखा और उसकी ओर भागा। बाहर निकलते ही मैंने आशीष को देखा, वास्तविक आशीष, जो कांप रहा था। उस्ताद, मैं यहीं था, उसने कहा। मैंने उसे पकड़ा और भागा। घर पीछे हिल रहा था और वो फुसफुसाहट अब चीख में बदल गई थी। वापस आओ, ठहराव तुम्हारा है। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। हम जंगल की ओर भागे, हनुमान जी की मूर्ति को कसकर पकड़े हुए। वो साया अब भी पीछे था, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ रही थी। जंगल का सन्नाटा अब भी हमारे पीछे था, लेकिन वो चीखें, वो फुसफुसाहट धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। मैं और आशीष हांफते हुए भाग रहे थे। हनुमान जी की मूर्ति मेरे हाथ में कसकर जकड़ी थी। कोहरा अभी भी घना था, लेकिन अब उसमें एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी,
जैसे सूरज की किरणें उसे चीरने की कोशिश कर रही हों। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। आशीष मेरे पीछे सटकर भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में डर के साथ अब एक हल्की सी उम्मीद थी। उस्ताद, वो पीछे नहीं आ रहा, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस भाग आशीष, रुकना नहीं, मैंने चिल्लाया। हम एक संकरी पगडंडी पर पहुंचे जो अब थोड़ी साफ दिख रही थी। कोहरा धीरे धीरे हल्का हो रहा था और हवा में वो सड़ी हुई गंध अब कम थी। कुछ कदम बाद हमें हमारा ट्रक दिखा, वही जिसे हम छोड़कर आए थे। वो उसी जगह खड़ा था जैसे हमने उसे छोड़ा था। उस्ताद, ट्रक, आशीष ने चिल्लाया। उसकी आवाज में राहत थी। मैंने दौड़कर ट्रक का दरवाजा खोला और केबिन में चढ़ गया। आशीष मेरे पीछे था। मैंने चाबी घुमाई और इस बार इंजन बिना किसी रुकावट के गड़गड़ाकर चालू हो गया। हनुमान की जय, मैंने मन ही मन कहा और गियर डाला। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। सड़क अब थोड़ी पक्की दिख रही थी और कोहरा और हल्का हो गया था। हम उस भयानक घर, उस कुएं और उस साइन बोर्ड से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे मन में अभी भी डर था। वो बूढ़ा, वो गमछा वाला ड्राइवर, वो फुसफुसाहट, क्या वो सचमुच पीछे छूट गए थे? मैंने आशीष की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ थोड़ा सुकून था। उस्ताद, हम निकल आए? उसने धीमे से पूछा। हां आशीष, निकल आए, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में अभी भी शक था। कुछ घंटों बाद सूरज की पहली किरणें कोहरे को चीरती हुई दिखीं। हम एक पक्की सड़क पर थे और दूर से कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। हम बीजापुर की लिंक रोड पर पहुंच चुके थे। मैंने ट्रक रोका और एक गहरी सांस ली। आशीष, हम बच गए, मैंने कहा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। आशीष ने सिर हिलाया, लेकिन वो चुप रहा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले हम समझ गए कि हमने जो देखा वो कोई सपना नहीं था। हमने कोलकाता की कंस्ट्रक्शन साइट पर माल उतारा। वहां के लोग हमें देखकर हैरान थे, जैसे हमें वहां पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। माल उतारने के बाद मैं और आशीष चुपचाप एक ढाबे पर बैठे। चाय की चुस्की लेते हुए आशीष ने धीमे से कहा, उस्ताद, वो जगह, वो ठहराव, वो क्या था? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे मन में अभी भी वो घर, वो डायरी और वो गमछा वाला ड्राइवर था। कुछ दिन बाद हम एक छोटे से गांव में रुके। वहां एक बूढ़े ढाबे वाले से बात हुई। मैंने उससे गरिया घाट जंगल की बात छेड़ी। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। बेटा, वो जगह शापित है, उसने धीमे से कहा। वहां छाया रास्ता है। ड्राइवर जो वहां भटकते हैं वो कभी वापस नहीं आते। लोग कहते हैं कि वहां एक पुराना ड्राइवर भटकता है जो दूसरों को अपने साथ फंसा लेता है। मैंने उससे पूछा, क्या नाम था उस ड्राइवर का? उसने कहा, हरनाम सिंह। कई साल पहले वो उस जंगल में गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो डायरी, वो तस्वीर, सब कुछ साफ हो गया। हमने उस ढाबे को छोड़ा और वापस रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन जब हम अगले दिन उसी गांव से गुजरे, वो ढाबा गायब था। उसकी जगह सिर्फ राख और जली हुई लकड़ियां थीं। उस्ताद, ये क्या है? आशीष ने कांपते हुए पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बस हनुमान जी की मूर्ति को छुआ और ट्रक को तेज किया। महीनों बीत गए। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं और आशीष मेरे साथ है। मेरे पास हमेशा हनुमान जी की मूर्ति और एक ताबीज रहता है। लेकिन रात के सन्नाटे में जब सड़क खाली होती है, मुझे कभी कभी वो गमछा वाला ड्राइवर दिखता है। वो सड़क के किनारे खड़ा होता है, अपनी ढंसी हुई आंखों से मुझे देखता है और लाठी से किसी अनजान रास्ते की ओर इशारा करता है। मैं ताबीज छूता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और गैस बढ़ा देता हूं। वो अभी भी वहां है, अगले जल्दबाज ड्राइवर का इंतजार करता हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।